जय जिनेंद्र सभी को नमस्कार। साथियों, आजकल वैक्सीन को लेकर के दुनिया में जो हाय तौबा मची हुई है वो किसी से भी छुपी नहीं है। इससे रिलेटेड अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है और आज फिर मैंने एक माहौल देखा ऐसा कि फिर से परिणाम हुआ कि कुछ बोलूं इस विषय में, और परिणाम आए। मेरे घर के बिल्कुल सामने आज एक सेंटर, वैक्सीन का सेंटर पड़ा था। उसमें वैक्सीन लगाई जा रही थी। 400 वैक्सीन आई थी और लोग थे 700। आप सोचिए, ऑलमोस्ट डबल। और इतनी बुरी हालत थी कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अपने घर के एसी के कमरे से भी बाहर तक जाने में कतराते हैं। ऐसे लोग इतनी भयंकर गर्मी में, पसीनों में भीगे हुए तरबतर खड़े हुए हैं, खुशी खुशी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपना नंबर आने की। और फिर उसके बाद जब 400 वैक्सीन ख़त्म हो गई, 400 लोगों को लग चुकी, तो बाकी के लोगों को मना कर दिया गया कि भाई और वैक्सीन नहीं है, अब आप जाइए। तो मारकाट, मतलब भागम भाग, हाय तौबा, गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। मैं देख के हैरान रह गई कि ये क्या नज़ारा है। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बड़े बड़े गाड़ियों में आए हुए, और इतना उतावलापन, जो एटिकेट्स की, मैनर्स की जो दुहाइयाँ देते नहीं थकते, ऐसे ऐसे लोग, वो सब मैंने देखे इस तरह से लड़ते झगड़ते हुए कि उनके लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर के वो काबू में आए। तो मैं सोचने को मजबूर हो गई कि इस उतावलेपन का कारण क्या है। क्या वैक्सीन, वास्तव में वैक्सीन लगाना ही उनका पर्पस था? मुझे लगा कि नहीं, ये सही कारण नहीं है। सही कारण है अंदर में कोरोना से मृत्यु का भय, कि कोरोना हमें हो गया तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही मीडिया में फैलाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको क्या बताऊं कि मरना तो एक दिन सबको है। हम सभी नंबर पे लगे हैं, बस इतना ही नहीं पता कि हमारा नंबर कब आने वाला है। लेकिन ये तो पता है ना सभी को कि आएगा नंबर, कभी भी आ सकता है। तो जब इस सत्य को हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो इस शरीर में आया है उसे एक दिन जाना ही जाना है, तो फिर ये परेशानी, ये अव्यवस्थाएं, ये आकुलताएं, ये डर मरने का, ये सब क्यों? और ये भी पक्का है कि जिस समय जिस चीज से मरना है उसी से मरना है। तो बंधुओं, ये चीज मुझे आज अंदर तक हिला गई और मैं सोचने को मजबूर हो गई कि प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, क्यों आज हमारी ये हालत है। प्रकृति की शरण को छोड़ा है सिर्फ इस कारण से, ये भागम भाग, इतनी भाग दौड़ जो हो रही है, आपाधापी, सिर्फ प्रकृति को छोड़ने से। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है साथियों। सोचो, बरसात के रूप में बेहिसाब जल दिया है, लेकिन हमने सारे जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए। उसकी वजह से बरसातें भी कम हो गई, पानी स्टोर नहीं हो पाता, मिट्टी नहीं छोड़ी, सब जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। इतना ये पैसा हावी हो चुका है सबके दिमाग पर कि अपने जीने के साधन जो प्रकृति ने हमें दिए थे, सब हमने खत्म कर दिए अपने हाथों से, अपने अविवेक से, अपने अज्ञान से, सब खत्म कर दिए। कितना हम लोग पहले मिट्टियों में खेला करते थे, कभी बीमार नहीं हुए, खुले बारिशों में नहाते थे। मुझे याद है, मैं तो आज भी बारिश आती है तो मेरा मन मचलता है कि मैं गीली हो जाऊं। लेकिन अभी कल्चर कुछ ऐसा आ गया है कि मैं वो बचपना नहीं कर पाती।
पर सच बता रही हूँ, मन बहुत मचलता है अभी। और कभी बस चले तो मैं भाग भी जाती हूँ अपने ही घर में, ऊपर छत पे चली जाती हूँ, आगे पीछे सारी जगह है खुली, वहाँ चली जाती हूँ। लेकिन मौका मिलते ही मैं आज भी चूकती नहीं हूँ नहाने से बारिश में। ये जो नेचुरल चीजें हैं ना, प्रकृति ने जो हमें दी हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। फिर ये चीज हमारे मन में कहाँ से आ गई कि इनसे हम बीमार हो जाएंगे? मिट्टी में खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, बारिश में भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अरे क्या हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, और उनके भी पहले जो पीढ़ियां हो गई, उन लोगों को नहीं पता था कि इससे हम बीमार होंगे? वो तो खुला छोड़ देते थे बच्चों को, जाओ भीगो बारिश में, खेलो खूब, नहाओ खेलो। ये सब हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के कारण थे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए थी ये सारी चीजें। और आज हमने अपने आप को उनसे दूर कर दिया। अभी आपको बताती हूँ, हमारे इधर घर के आसपास और सेक्टर्स के अंदर सड़कों पर इतने पेड़ खड़े थे, सदियों पुराने पेड़ होंगे वो, इतने ऊंचे ऊंचे और बहुत अच्छे पेड़ थे। पीपल थे, नीम थे, और तरह तरह के गुलमोहर, इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया मेडिसिनल प्लांट्स, पेड़ वो खड़े हुए थे। लोगों के लालच ने उनको भी बर्बाद कर दिया। कैसे? मैं रोज ही निकलती हूँ उधर से, मंदिर का रास्ता ही वही है, तो देख करके बस आंखें गीली होनी रह जाती हैं। इतनी तकलीफ होती है कि मैं बता नहीं सकती। जमीन की मिट्टी, जो ये मिट्टी इसमें टेम्पोज में लाद करके जो मिट्टी बेचने वाले होते हैं ना, इन लोगों ने क्या किया, फ्री की मिट्टी लेने के लालच में सारी मिट्टी खोद डाली, और पेड़ों के इर्द गिर्द केवल एक इतनी सी, बस एक जो मेंढ सी बना देते हैं ना, एक सपोर्ट देने के लिए जरा सा, बस वो छोड़ के बाकी पूरी मिट्टी खोद डाली उन्होंने। मतलब ये कि पेड़ों की जड़ों को सहारा जो था मिट्टी का, वो खत्म कर दिया उन्होंने। अब अभी 4 दिन पहले मैंने देखा, मंदिर जी के रास्ते पर एक पेड़ तो पूरा सड़क पर गिर चुका था, और अभी तो बारिश नहीं आई तभी गिर चुका था, और अभी बारिश आने तो दीजिए, पूरी सड़कों पर पेड़ बिछ जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें टिकने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। जो मिट्टी की पकड़ थी ना, मिट्टी को के सहारे से जड़ें जो अपनी मजबूत पकड़ बना दी थी, वो खत्म कर दिया। तो ऑब्वियसली जब जड़ों मिट्टी, वो जो थोड़ी सी मिट्टी छोड़ी है बारिश के पानी से, वो ढह जाने वाली है, और सारे पेड़ जमीन पर गिर जाने वाले हैं। सोचिए, पूरा जंगल पूरा जंगल तो नहीं, जंगल तो हरा भरा होता है, पूरा सन्नाटा हो जाने वाला है यहाँ पर। ये तो मेरी आंखों देखे कि मेरे शहर की बात है। ऐसा हर जगह होगा, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, और अगर नहीं है कहीं तो आप बहुत किस्मत वाले हो जो अभी बचे हुए हो, ना ही पहुंचे आप तक ऐसा लोभ, पर मैं तो आंखों से देखती हूँ। तो बताइए कैसे हम बच सकते हैं? प्रकृति ने जो दिया हमारी शरण के लिए दिया। मैं देखती हूँ, आज मेरा सर्वेंट है ना, इसको इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है इसको, कि ये हर पौधा जिसे हम जंगली वेस्ट समझ करके फेंक देते थे, उखड़वा देते थे अपने आसपास से, वो सब ये मुझे रखवाता है। और हमने इसकी मेहनत से इतना सुंदर, एक हमने बैकयार्ड से बाहर, जो रोड के बाहर जो हमारी वॉल के साथ में थोड़ा एरिया मिलता है ना सबको, उसमें हमने फेंसिंग करा ली पूरी लोहे की, और उसके अंदर सारी मेडिसिन, सब प्लांट्स हमने लगा दिए। उसमें धतूरा भी लगाया, कैस्टर ऑयल जिससे निकलता है वो प्लांट, अरंडी का प्लांट, वो भी लगाया, और पता नहीं क्या क्या नाम बताता है, मुझे तो नाम ही नहीं पता। वो जो खुद से उगे हुए हैं ना जंगली पौधे, वो सब लगवा दिए। उसने बोला इसको कुछ मत हटाओ, ये सारे बहुत यूजफुल हैं। और मुझे देता रहता है टाइम टू टाइम। कुछ तो मुझे खुद को बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों का, मुझे बहुत नॉलेज भी हो गई, और उसके साथ रह के ज़्यादा नॉलेज हुई। मेरे डॉक्टर्स ने तो नेचुरोपैथी सिखाई, वहाँ से तो मुझे बेस पनपा। और ये जो प्लांट्स की मुझे नॉलेज देता है ना, ये बहुत बढ़िया नॉलेज देता है, इसको बहुत नॉलेज है, सच बता रही हूँ। और इतना, मतलब एक एक चीज हमें प्रकृति ने दी है, हमारे रक्षा के लिए दी है, हमारे हित के लिए दी है।
लेकिन नहीं, हमें तो कदर ही नहीं है, हम तो सब वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, कदर ही नहीं करते और विदेशी दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। ये इतना बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक वीडियो अभी कल मुझे मिला, मैंने बहुत लोगों को भेजा, तो मेरी बड़ी बेटी का अभी फ़ोन आया, तो वो मुझसे पूछने लगी, मम्मी मैं वो सुनने लगी थी आपका वीडियो जो आपने डॉक्टर विश्वरूप का भेजा था, तो वो यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया है। तो आपने सुना होगा, आप मुझे बताओ उसमें क्या था। अब आप सोचिए, तो क्यों कर रहा है यूट्यूब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की इन बातों का विरोध? क्यों उसको डर है इन लोगों को कि ये वीडियोस वायरल हो गई तो उनकी कमाई खत्म हो जाएगी? क्यों डिलीट कर रहे हैं ये लोग? कुछ तो कारण होगा ना, नहीं तो जाने दें आराम से। अगर तुम सच्चे हो तो जाने दो ना। मीडिया को तो रोक नहीं लगा रहे हो जो इतना डर फैला रहा है, उसको भी तो रोक लगाओ फिर। उनकी वीडियोस नहीं करेंगे डिलीट, लेकिन डॉक्टर साहब की कर दी। और आपको बताऊं उस वीडियो में क्या था? उसमें उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया हुआ था। उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन, जब हम लोग मास्क पहन के रहते हैं हर समय, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो घरों में भी 24 घंटे मास्क पहनते हैं, उल्टा डबल मास्क पहने भी मैंने देखा है लोगों को। बताओ सांस कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और यही सब बातें उन्होंने बोली, डॉक्टर साहब ने बोला कि मास्क पहन करके ये सब पैक हो जाता है हमारा एरिया, तो जो आप एक्सहेल करते हैं हम लोग एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो ही अंदर रह जाती है, वो बाहर स्प्रेड होकर के फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ पाती। तो वो मास्क के अंदर जो हमने छोड़ी, इमीडिएटली हम जब इनहेल करते हैं तो तुरंत वो हो जाती है। तो इनहेल एक्सहेल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ही कर रहे हैं, उसके कारण आज ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है लोगों को। और ये बहुत साइंटिफिक रीजन है, पढ़े लिखे समझदार खुली बुद्धि के लोग समझ पाएंगे इसको। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं 2 मिनट भी मास्क नहीं लगा पाती, लगाती हूँ मेरा सांस घुटने लग जाता है, हटानी पड़ती है। तो बताओ बंधुओं, ये सारी वीडियोस को हटा रहे हैं इस तरह की, और इसीलिए ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए हॉस्पिटल में भाग रहा है, एक एक इंसान भाग रहा है, चाहे वो कोरोना उसको हो या ना हो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो उसको हो रही है मास्क की वजह से, और वो सारे हॉस्पिटल भागते हैं और उसको सबको कोरोना से सर्टिफाई कर दिया जाता है, कोरोना से विभूषित कर दिया जाता है। ये मैं बोलूँगी हर एक चीज़ के लिए। और ऑब्वियसली फिर वेंटिलेटर्स की कमी भी आएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी आएगी। जिसको कोरोना नहीं है वो भी अगर भागेगा इस तरह से, तो सब चीज़ों की कमी तो बंधुओं आएगी ही ना। तो ये हो रहा है। और तो मैं ये कह रही थी कि प्रकृति ने हमें इतनी खुली हवा दी है, ऑक्सीजन ही तो है वो सारी हवा, लेकिन हमने क्या किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करके हवा का फ्लो ही रोक डाला। कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगी बताओ आप? पैक्ड घर बना लिए। पहले के घरों में कितना खुला एरिया छोड़ते थे, खुली हवा, हर कमरे में खुली हवा आती थी, बड़े बड़े घर होते थे। हम तो खुद जिए हैं इतने बड़े बड़े मकानों में, मैं रही हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था, इतने बड़े बड़े 2 2 3 3 मंजिले मकान होते थे हमारे घर में, और सब खुले, एयरी, एकदम बढ़िया। छतों पर सोते थे हम जा करके, इतना एयरी कमरे होने के बाद भी कमरों में नहीं, हम छतों पर सोते थे। कहाँ रह गया आजकल कल्चर छतों पर जाने का? सब एसीओ के अंदर घुस गए। तो ऑक्सीजन की कमी तो आएगी ना, क्या शक है इसमें? प्रकृति ने हमें कुछ भी नहीं छोड़ा, इतने फल सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सनलाइट, जो सनलाइट है वो अग्नि है, उसमें पका हुआ भोजन, सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, कुक्ड क्यों खाना? मैंने तो अपने रोगों पर जो विजय पाई है ना, इसी सनलाइट की जो कुक्ड फूड है ना, डायरेक्ट उन्हीं से पाई है। जब तक फूड खाती थी मैं गैस का कुक्ड, तब मैं बीमार होती थी, और आज भी होता है मेरे साथ। आज भी अगर मैं 1 2 दिन कुक्ड फूड खा लूँ तो ढीली पड़ जाती हूँ, तबीयत बिगड़ने लग जाती है। और जहाँ अगले दिन से ये सब छोड़ के वेजिटेबल्स, मतलब रॉ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूस, और बहुत ही हुआ तो सूप और फ्रूट्स, इन चीज़ों पर जब मैं आ जाती हूँ ना साथियों, तो एक दिन में खड़ी हो जाती हूँ, जान आ जाती है मेरे अंदर।
इसीलिए जो कहती हूँ आप बीती कहती हूँ, और सबके शरीर का एक ही सिस्टम है, ये याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि रश्मि का शरीर कुछ और, आपका कुछ और। सबका शरीर, ह्यूमन बॉडी सबका एक जैसा है, एक जैसा ही फंक्शन करता है। लुक में भले फर्क हो, हाइट में फर्क हो सकता है, मोटे पतले में फर्क हो सकता है, वो एक्सटर्नल बात है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स। कौन है जिसके बॉडी में हार्ट नहीं है, बताओ? कौन है जिसकी बॉडी में लंग्स नहीं है? कौन है जिसकी बॉडी में किडनीज नहीं है, या किसी की बॉडी में एक किडनी हो? बताओ। सबको कुदरत ने इक्वल, एक जैसा दिया है। सभी की बॉडी का ब्लड प्रेशर का एक ही नाप है, सबका ह्यूमन का। ऐसा नहीं है कि तेरा कुछ मेरा कुछ, सबका एक नाप है। सबका ब्लड शुगर का लेवल एक है। तो मतलब ब्लड शुगर का जो एक पैमाना है, कितनी होनी चाहिए एवरेज, वो एक ही है सबका। फीवर का सबका 98.4 नॉर्मल है, उसके ऊपर जिसको भी है वो बुखार कहलाता है ना? तो अब बताइए आप, तो इस प्रकार जब सबका शरीर एक है, सबका शरीर का नेचर एक है, तो फिर ये अलग 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 ये उपायों के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? तो प्रकृति ने इसीलिए हम सबके लिए एक जैसी व्यवस्था दी हुई है। ऑक्सीजन, अभी भी समय है साथियों, समझो इस बात को। इतने डॉक्टर्स पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता था बोलने का, लेकिन आप बीती है, मैंने सुना है कि जो अपने अनुभव से बोलता है ना, उसकी वाणी का असर पड़ता है लोगों पर। इसीलिए मैं बोलने को मजबूर हो जाती हूँ, वरना मुझे कहाँ नॉलेज है इतनी, जितनी इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स बैठे हैं जो वो बोल रहे हैं, और उनकी वीडियोस को डिलीट भी किया जा रहा है। उनके आगे मेरी क्या हैसियत है? फिर भी बोलती हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग समझो, प्रकृति की शरण में आओ। आसपास जो पेड़ पौधे खड़े हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बजाय और नए पौधे लगाओ। जो लगे हैं उन्हें भी खत्म किए दे रहे हैं, तो कैसे प्रकृति हमारी रक्षा करेगी? इसलिए साथियों, बहुत तकलीफ के साथ फिर से आप सबको आह्वान कर रही हूँ कि अपने आप को बचाना है तो आइए, सुबह के टाइम उठिए, एसियों से निकलिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए समय की पाबंदी नहीं है, स्थान की भी पाबंदी नहीं है। आप कहीं भी बैठकर किसी भी समय में, खाली पेटों भरे पेटों, कोई रुकावट नहीं है। आप कभी भी बैठ कर के प्राणायाम कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, खड़े खड़े कर सकते हो। इतना आसान है प्राणायाम करना, सोचो। और हमारे देश में तो ऋषि मुनियों का कितना ज़्यादा पहले बोलबाला था, मतलब कितनी महिमा थी उन लोगों की, कि वो लोग रहते ही इन चीज़ों पर थे, जंगलों में रहते थे, और जंगलों में यही सब मिलता उन्हें, वनस्पतियाँ, इसी के सहारे दीर्घायु होते थे। सोचो पहले कितने 100 साल से ऊपर की उम्र आम उम्र थी, और 150 साल तक भी लोग जीते थे। पहले ज़माने में चले जाओ तो और लंबी आयु। और आजकल अगर कोई हमें 100 साल का व्यक्ति दिख जाए, 100 से ऊपर, तो हमें कितना आश्चर्य होता है उसे देख करके। तुरंत वीडियोस वायरल होने लग जाती हैं उस व्यक्ति की, कि अरे ये 100 साल से ऊपर। तो सोचो क्यों हमें ऐसी महिमा आती है, क्यों? और हमारी आयु इतनी कम क्यों हो गई? इसीलिए हो गई क्योंकि हमने प्रकृति से दूर कर लिया अपने आप को, तो हमारी उम्र भी घट गई, स्वास्थ्य घट गया, हाइट घट गई, सब कुछ घट गया। जो एक खुले प्लेग्राउंड में खेलने का एक चलन था हमारे देश में, आउटडोर गेम्स का, पार्क में सब जाया करते थे। पार्क में वो झूले लगे होते थे तरह तरह के, उनमें ऐसे हैंग करके लटकने वाले भी होते थे, हम भी बहुत लटकते थे कभी जा करके। वो सब खत्म कर दिया आज हम लोगों ने, उनकी जगह ले ली चार दीवारियों में बने हुए जिम्स ने। चार मशीनें ला करके खड़ी कर दी चार दीवारी के अंदर, और उसको बस एक हेल्थ का साधन बना लिया। कैसे हेल्थ मिलेगी हमें, बताइए? तो तो साथियों समझो, फिर से कह रही हूँ, फिर समझो। हम कहने वाले इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, सब चले जाएंगे, कोई रहने नहीं वाला है। पता नहीं किसकी कितनी आयु है, और ये भी नहीं पता कि कब किसको मरवा भी दिया जाए, वो भी नहीं पता। जैसे राजीव दीक्षित का कब कैसे क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता।
तो ये सब चले जाएंगे, जिनको आज करुणा है हमारे प्रति, अपने देश के प्रति, सब चले जाएंगे एक दिन। और जो समझदार हैं वो संभल कर अपनी ज़िंदगी जी जाएंगे, अपनी सामान्य मौत आराम से चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग रोते रह जाएंगे। और अपनी संतानों को आप दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देके जाओगे। आपको ही नॉलेज नहीं है तो आप बच्चों को क्या दोगे? खुद ही पेड़ पौधे कटवाए जा रहे हैं, कोई किसी को रोकने वाला ही नहीं है इंडिया में। जिसकी जो मर्जी आता है वो वही करता है। काहे की सरकार, काहे के नियम कानून, काहे की पुलिस? मैंने अमेरिका में देखा जा करके, मैंने सुना ही था, वहां जा करके देखा और वहां लोगों से बातचीत हुई। 4-4, 5-5 साल के बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन्हें देशभक्ति सिखाई जाती है, कूट कूट कर सिखाई जाती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारा आज का नागरिक कल का हमारा देश है, भविष्य है। इसलिए उनको कूट कूट के देशभक्ति सिखाई जाती है। इसीलिए सारे देश पनप रहे हैं। सिर्फ इंडिया का ही क्यों बुरा हाल है? सोचिए, एक घटना आपको बताती हूँ बहुत पुरानी। मेरी एक सिस्टर लंदन में रहती हैं, बर्मिंघम में। तो मेरी एक और सिस्टर यहाँ से एक बार उनके पास गई थी, बहुत पहली बात है, काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 35 साल पुरानी। तो वो उनके यहाँ गई तो वहाँ से उसने बहुत साड़ियाँ खरीदी, मेरी सिस्टर ने। तो अब वहाँ का लॉ है कि अगर आपकी फ्रेश साड़ियाँ हैं खरीदी हुई तो आपको ड्यूटी पे करके ले जाना पड़ेगा। ये बात हर इंडियन को मालूम है। तो मेरी सिस्टर ने जो वहाँ रहती है उसने बोला कि चल, मेरे घर के सामने एक लेडी है ना, साड़ी पे फॉल्स लगाती है, तो चल मैं तेरे साड़ियों पे फॉल लगवा देती हूँ, तो वो यूज दिखाई देंगी तो ड्यूटी नहीं लगेगी। अब उसके पास गए। अब ये सिंपल थी, मेरी सिस्टर जो इंडिया से गई हुई थी। तो उस लेडी ने पूछा कि तुम्हें इतनी अर्जेंट क्यों है ये साड़ियाँ? क्योंकि इन्होंने बोला हमें एक दिन में चाहिए, हमारी फ्लाइट है फिर। तो उसने, मेरी उस सिस्टर ने सिंपली बता दिया कि क्योंकि ये फॉल लगा होगा तो मेरी ड्यूटी बच जाएगी, और बिना फॉल के मैं लेके जाऊंगी तो मुझे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो मुझे साड़ी की कॉस्ट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो उस ब्रिटिशियन लेडी ने चुपचाप साड़ियाँ लेके रख ली और अगले दिन या 2 घंटे के बाद जा कर के वापस कर आई बिना फॉल लगाए, और ये बोल करके गई कि सॉरी, अगर मेरी कंट्री का ये रूल है कि आप यहाँ से खरीदी हुई चीज़ पर ड्यूटी पे करोगे तो आपको करना पड़ेगा, मैं फॉल लगा कर नहीं दूंगी, मेरी कंट्री का रूल मैं नहीं तोड़ूंगी। ये होती है देशभक्ति साथियों। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे रूल तोड़ तोड़ करके, रिश्वतें खिला खिला करके अपने काम साधे जा रहे हैं। बस हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, भाड़ में जाए देश। अरे देश ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रह पाएंगे सुरक्षित? कल को सोचो, इतिहास उठाओ जरा, चाइना ने कितना बुरा किया था। हकीकत पिक्चर है ना पुरानी, उसको देखो जरा, मैंने तो 2-3 बार देखी हुई है। आज भी याद आता है तो रोना आ जाता है। कितना दर्दनाक सीन था जब वो चाइनीज लोगों ने इंडियंस को कितना टॉर्चर किया था। और ब्रिटिशियंस का राज भूल गए आप? ब्रिटेन का जो उन्होंने किया हम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापारी बनकर आए और धीरे धीरे राज कर बैठे हम पर, हमें गुलाम बना डाला। सब भूल गए आप लोग, इतिहास में पढ़ के भी। सोचो, अगर फिर से किसी कंट्री ने ऐसा ही राज कर डाला हम पर तो क्या होगा हमारा? क्या वो जिंदगी जीने के लिए आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं फिर आपको वेलकम बोलूंगी। आइए, आप उस जिंदगी के लिए तैयार रहिए। तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? आप लोग सब समझदार हैं, समझिए इस बात को और बने जहाँ तक। प्रकृति को अपनाइए, प्रकृति को ख़त्म मत कीजिए। हमारी बॉडी में खुद से इतनी सामर्थ्य है, ये भी एक प्रकृति है कि शरीर का नेचर ऐसा है कि वो एंटीबॉडीज खुद से बनाएगी। आप उसको उसके अनुकूल खाना तो दो, लाइफस्टाइल तो दो उसको कि वो खुद से एंटीबॉडीज बना सके। आप उसके ऊपर अत्याचार करते रहोगे, उसकी शक्तियों के, उसकी सामर्थ्य के विरुद्ध आप उसके अंदर जो मर्जी आए डालते रहोगे और फिर उम्मीद करोगे कि कोई वैक्सीन आकर के हमें एंटीबॉडीज बना देगी। कैसे संभव है ये? और फिर वैक्सीन लगाने वाले खुद गारंटी नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीन से एंटीबॉडीज बन ही जाएंगी या कोरोना नहीं होगा, वो खुद गारंटी नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप आंख बंद करके बैठे हुए हो, विश्वास कर रहे हो उनकी बात पर। क्यों इतनी भीड़ है वैक्सीन के लिए? क्यों मरे जा रहे हो? मैंने तो नहीं लगवाई आज तक, मेरे हस्बैंड दोनों लगवाया है, मुझे भी बहुत कहा उन्होंने, मैंने नहीं लगवाई। और जबकि मैं एस्थमेटिक हूँ और सीनियर सिटीजन भी हूँ,
दोनों बातें मेरे लिए बाहर से देखो तो कोरोना पॉजिटिव होने के मेरे बहुत चांसेस हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरूँ। होगा तो होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मैं प्रकृति को नहीं छोड़ूंगी। जितना बन सकेगा, ठीक है दुनिया खत्म किए जा रही है, लेकिन मैं अपने घर में एक प्राकृतिक वातावरण क्रिएट किए हुए हूँ और वो मुझे बचाएगा। देखना आप लोग, इतना दृढ़ विश्वास तो रखो बंधुओं। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? कौन सी कितनी बीमारियां सहन कर ली बचपन से आज तक, कभी नहीं डरे, कभी मरण भय नहीं आया, बीमारियों में उठ उठ के काम किए, खेले कूदे हैं, तब भी नहीं रुके। तो अब क्यों घबरा रहे हो? ये इतना जो मीडिया पे चल रहा है, इसको देखना बंद करो आप लोग। जब तक ये मीडिया देखते रहोगे ना आप, तब तक आपके अंदर से डर नहीं जाएगा, बढ़ता जाएगा डर। और डर सबसे पहले मारता है इंसान को। एक आपने सबने शायद वो कहानी पढ़ी होगी कि जिसमें अमेरिका में, पता नहीं सच बात है कि नहीं, लेकिन कहानी बहुत सत्यार्थ है बिल्कुल, कि उन्होंने एक कैदी जिसको मृत्युदंड सुनाया जा चुका था, तो उसको बोला कि 2 दिन बाद, आज से 2 दिन के बाद तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें मृत्युदंड फांसी के रूप में नहीं, सांप से कटवा करके दिया जाएगा। बस ये सुनकर के वो कैदी इतना भयभीत हो गया कि वो 2 दिन जो उसकी ज़िंदगी में बाकी थे, वो डर डर के उसने अपना एक एक अंग खराब कर लिया अंदर का 2 दिन में। हमारे थॉट्स का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कभी आजमा करके देख लेना। तो उसको इंटरनल ऑर्गन्स उसके खराब होते चले गए, और उसके बाद जब तीसरे दिन जब उसको लिटाया गया बेड पर और उसको बोला गया कि तू आंख बंद कर और अब तो तेरे ऊपर सांप छोड़ा जाएगा, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसको एक पानी का इंजेक्शन लगा दिया गया। लेकिन उसको लगा कि मुझे सांप से कटवा दिया गया है, और वो वहीं डर की वजह से डर डर के अंदर मर गया। और आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि उसके शरीर में पूरा जैसे सचमुच का जहर फैल करके बॉडी नीला पड़ जाता है ना, वैसा पड़ गया उसका शरीर कैदी का। तो ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ था, जहाँ तक मुझे ख्याल है ये सच्ची घटना है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि कैदी को सांप से नहीं कटवाया गया, फिर भी वो सांप के काटे जाने के थॉट से, डर से उसकी बॉडी ने पॉइजन बना दिया और वो मर गया, उसका बॉडी नीला हो गया। तो अब आप समझ सकते हो कि हम अगर डर डर के रहेंगे तो कोई संदेह नहीं कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज के बजाय कोरोना वायरस को टिकने के लिए फूड पैदा करेगी अंदर से। कोई संदेह नहीं है इसमें। तो इसलिए समझो, बस मैं अब और नहीं कह सकती ज़्यादा। आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझिए प्लीज़। और अपना हित अपने अंदर है, कोई सरकार को नहीं पता, हमें जानता नहीं कोई, हमें देखा नहीं किसी ने, किसी को नहीं पता हमारी बॉडी कैसी है, किस चीज़ से कैसा रिएक्ट करती है, हमें क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, सिर्फ हम जान सकते हैं इस बात को। इसलिए किसी सरकार को, किसी डॉक्टर को ये अधिकार नहीं देना चाहिए हमें कि वो हमारी बॉडी की केयर करे, जो हमें जानता ही नहीं। उसे नहीं पता कि वो जो दवाई हमें दे रहा है हमारी बॉडी पर क्या रिएक्शन करने वाला है। हम समझते हैं कि हमारी बॉडी को क्या सूटेबल है क्या नहीं सूटेबल है, हम समझते हैं इस बात को। इसलिए अपने डॉक्टर खुद बनो और खुद एनालाइज करो, अपनी बॉडी से बात करना सीखो, मौन भाषा को भी पढ़ना सीखो। ये खुद बताएगी आपको कि इसको अभी क्या तकलीफ है और इसको क्या चाहिए। तकलीफ के समय में अंदर से भूख की इच्छा मर जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती, उठने की इच्छा नहीं होती। ये सारी बॉडी की भाषा है, मौन भाषा है, जो हमें बार बार इशारा करती है कि बस अब मुझे रेस्ट करने दो, मेरे ऊपर और अत्याचार मत करो, मत डालो इसमें कुछ भी खाना, मत उठ के जाओ कहीं फालतू एक्सर्शन मत करो, आराम दो मुझे। खुद से वो अंदर से हीलिंग करेगी, हर चीज़ की हीलिंग करेगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि मुझे 20 साल पहले टाइफाइड हुआ था। उसके पहले मुझे 4 बार टाइफाइड और हो चुके थे, बचपन से लेकर के 20 साल पहले तक 4 टाइफाइड हो चुके थे। चारों बार रिलैप्स होकर के गए, चारों बार मैंने डॉक्टर्स के मेडिकेशंस लिए और चारों बार रिलैप्स हुए। लेकिन अभी जब हुआ 20 साल पहले, 15 17 18 साल पहले करीब,
वो मैंने नेचुरोपैथी से ठीक किया। पूरे 15 दिन लगे। मैंने 15 दिन में एक भी टैबलेट नहीं खाई। सोचो, सिर्फ टेस्ट करवाया। टाइफाइड जब कंफर्म हुआ तो मैं सिर्फ क्या करती थी, लकीली उस समय सर्दियाँ थी तो मैं पूरा दिन धूप में लेटी रहती थी, ऊपर से कंबल ओढ़ती थी और सर पे गीला कपड़ा लपेटती थी, उसको गीला ही रखती थी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालती रहती थी। उसका भी कारण ये है कि आप सर पे गीला कपड़ा लपेटोगे तो जो आपके अंदर से बैड गैसेस रिलीज होंगी ना, वो सर में चढ़ेंगी नहीं, सर पे इफेक्ट नहीं करेंगी, वो ऊपर जाएंगी। गीले कपड़े से पानी मिलेगा उसको भाप, तो उसे टकरा करके वापस नीचे निकल जाएंगी। ये है उसका लॉजिक। तो वो, और पानी की बोतल हर समय साथ रखती थी, पीती रहती थी थोड़ी थोड़ी देर में। और 15 दिन में मुझे नहीं पता मेरा टाइफाइड कहाँ गया, और आज 20 साल हो गए, मुझे दोबारा टाइफाइड नहीं आया। सोचो, टाइफाइड क्या, मामूली बुखार भी नहीं, कभी आया होगा, एक दिन में मेरा बुखार चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रुकता है। तो ये है प्रकृति, खुद से शरीर समर्थ है। हम इसको बीमार करते हैं, सचमुच इसके अंदर बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बीमार होना जानता नहीं है। अगर हम इसको मित्र बनाकर, इससे बातचीत करके, इसकी नेचर के हिसाब से अगर हम इसे देना, पालन पोषण इसका करें, तो ये हमारा परम मित्र है। मौत तक यही हमारे साथ रहना है। इसको इतना बीमार कर दोगे तो ये हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा और हम सड़ सड़ के मरेंगे। चलिए साथियों, अब अपना ध्यान रखिएगा और मेरी बातों पर विचार कीजिएगा। विचार ही नहीं, अमल कीजिएगा। फिर आप खुद कहेंगे, एक आध महीने के बाद खुद कहेंगे आप कि रश्मि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, और अब हम प्रकृति को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।